Cyber security, Sanket Yele and Anand Mishra. Yes, Anand. ओके मैम। तो गुड इवनिंग एवरीवन, और आप सभी लोगों का नैब मेरठ के इस समर कैंप में स्वागत है। आज हमारे साथ स्पीकर के तौर पे हैं संकेत येले जी, जो एक बीटेक इंजीनियर हैं। और संकेत येले जी आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आप समर कैंप में ज्वाइन हुए हों, ये फुल ऑफ फन ऑफ कलेक्शन है। तो आप अगली आवाज अब सुनेंगे संकेत जी की। संकेत जी। थैंक यू आनंद। ओके, थैंक यू सर। तो सबको गुड इवनिंग स्टार्टिंग में मेरे तरफ से। सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं मुझे बस इतना जानना है कि माइक बंद है ना सबके? सॉरी। हाँ, माइक बंद है संकेत। और आपका साइबर सिक्योरिटी में क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, आप अगर वो बता पाए तो। सो अगर पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है संकेत एले। मैंने अपनी बीटेक की है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ इन वॉलमार्ट। और लगभग अबाउट माय एक्सपर्टीज इन साइबर सिक्योरिटी, तो मैंने अपने एकेडमिक्स के दौरान और अपने एकेडमिक्स के बाद भी 1 साल इस फील्ड में काम किया है। मोस्टली मैंने नैब मेरठ के साथ ही अपनी इसको पढ़ाने की शुरुआत की थी। मैं कोर्स भी इनके साथ कंडक्ट कर चुका हूँ, और उसी के दौरान और उसके पहले भी मैं इस फील्ड में एक्टिव था। 1 मिनट। ओके, हाँ। सो इससे पहले भी मैं इस फील्ड में एक्टिव था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम आज पूरा साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ रहे हैं। मैम ने मुझे 2 स्लॉट्स अलॉट किया है, तो आज हम बस स्टार्ट करेंगे साइबर अवेयरनेस के बारे में कि एक्चुअली एक साइबर फील्ड क्या है, इसका डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि हर किसी की लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा इसका पार्ट 1 होगा वो होगा साइबर अवेयरनेस। अवेयरनेस से पहले ये पता कर लीजिए कि साइबर क्या है। एक साइबर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, हर जगह पे आप मोस्टली यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको एक बहुत ही अजीब नज़रों से आजकल देखा जाता है, लाइक एज क्रिमिनल, लाइक क्रिमिनल साइड से। बट साइबर जो है इसको ओवरऑल कहते हैं जो हर चीज जो नेटवर्क के ऊपर है, जो हर चीज जो इंटरनेट पे है उसको साइबर कहते हैं। साइबर यानी एक तरीके का जाल, और इस जाल पे होने वाली हर चीज है। हमारा इंटरनेट भी एक जाल है। तो इस जाल में जब इसकी सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे देखिए क्या बात है कि कंट्रीज की सिक्योरिटी होती है, आपके घर की सिक्योरिटी होती है ना। वो उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी, कि आप घर को ताला लगा देते हो। कंट्रीज की बॉर्डर्स होती है, बॉर्डर्स पे आर्मी होती है। बट साइबर जो फील्ड है ये इसकी ना कोई बाउंड्री है और ना ही इसकी कोई दीवार है। ये एक फैलता हुआ जाल है जो हर दिन बढ़ता जाता है। अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में इसको जब शुरुआत की गई थी, ये बहुत छोटा था, बहुत लिमिटेड इसका यूज होता था। बट कुछ सालों बाद इसको मिलिट्री सर्विस से बाहर निकालकर, हाँ, मिलिट्री सर्विस से बाहर निकालकर इसको ओपन कर दिया सभी के लिए, मतलब जनरल यूज के लिए। तो जैसे कि हर क्षेत्र में होता है कि हर जब एक नई टेक्नोलॉजी अस्तित्व में आती है तो उस टेक्नोलॉजी के एक होते हैं अच्छे, सोसाइटी पर अच्छे उनके इफेक्ट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं बुरे होते हैं हर एक चीज की। जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब दुनिया में आई तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी के तौर पे वो उभरी, जिसने शायद करो लाखों लोगों की जापान में जाने ली। पर बाद में उसी टेक्नोलॉजी को मानवता ने इन्हांस करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया, और आज हम उसका दोनों रूप जानते हैं। वैसे ही इंटरनेट शुरुआत में भले एक अच्छी चीज के लिए बनाया गया था, मतलब शुरुआत के लिए एक्चुअली इसको बनाया अमेरिका ने, अमेरिकन मिलिट्री डिपार्टमेंट ने बनाया था डिफेंस पर्पजेस के लिए। बाद में ये ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए,
और तब से लेके इसको वेरियस रीजन के लिए, ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेशन को बेटर करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। बट क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पर भी इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो गई। इस क्षेत्र को भी एक तरीके से लोग एक्सप्लॉइट करने लग गए, इसका गलत इस्तेमाल करने लग गए। पहला क्या था कि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि जब दुनिया में बहुत कम लोग थे जो इंटरनेट को यूज करते थे, और मेजोरिटी ऑफ दोज पीपल आर टेक्नीशियंस, या फिर जो कॉर्पोरेट में काम करते थे वही यूज कर रहे थे, तो उनको एक तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ जगह दी जाती थी, कुछ जगह नहीं दी जाती थी, फिर भी ये एक लिमिटेड चीज थी, लाइक लिमिटेड लोगों तक ही सीमित थी। बट 2000 की जैसे 21वीं सदी शुरू हुई, तो इसका जो एक्सेस है लगभग दुनिया के हर कोने में और दुनिया के हर किसी के पास जाना लग गया। अब हुआ क्या कि इंटरनेट हर कोई यूज तो कर रहा है, बट इंटरनेट को सही से यूज करना हर किसी को नहीं पता। इंटरनेट, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक जाल है, एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा। इसमें अच्छी जगह भी है, इसमें बुरी जगह भी है। लोग नेविगेट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी उनका कोई भी जो है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब ये बात हो गई सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए। अब नॉर्मल लोगों के साथ ही, लाइक अगर आप लास्ट 10 साल की बात करें तो इंडिया में हुआ इंटरनेट का रिवॉल्यूशन, जिसके बाद हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन आ गए, लैपटॉप्स आ गए, और इसमें इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी हद तक बढ़ गई। तो ये चीजें क्रिमिनल्स के भी हाथ में लगी, और उन्होंने भी इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शुरू हुई साइबर, जिससे बनने लगे साइबर क्रिमिनल्स। ये लोग वो थे जो नेटवर्क पर मौजूद जो सामान्य लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनसे मॉनिटरी यानी पैसे का या फिर किसी और तरीके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज हो तो रही थी पिछले बहुत सारे दिनों से, लाइक जब से इंटरनेट शुरू हुआ था उसके 10-12 साल से ये शुरू हो गई थी। बट अब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि अब शायद दुनिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इस चीज को रेगुलेट करने के लिए। दुनिया में इतने साइबर एक्सपर्ट मौजूद नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। तो अभी जो है ना, एक आम इंसान के पास एक ही रास्ता बच जाता है कि वो इन सारी चीजों में फंसे ही ना, या फिर वो इन सारी चीजों से वो शिकार हो ही ना। तो आपको अभी प्रिवेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा, इसके बजाय कि आपके साथ कुछ हो जाए और उसके बाद आपको उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो हमारा ये जो बूट कैम्प है, ये जो समर कैंप है, इसमें हम लेक्चर 1 में यही सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के दशक में लोग फेस कर रहे हैं। और इसमें और एक स्पेसिफिक पॉइंट हम ये लेंगे कि ये स्पेसिफिकली जो ये आपकी विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उनको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स, तो मैंने आपको बता दिया कि ये लोग कैसे आ गए, ये कब से शुरू हो गया ये। अब जानते हैं कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। तो सबसे हम शुरुआत ही इस बात से करेंगे कि साइबर क्राइम्स है क्या। तो अगर आपको पता हो कि ये क्राइम्स है, तो आप इनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो सबसे जो अभी बड़े पैमाने पे हो रहा है उसका नाम है, कहते हैं फिशिंग अटैक। अच्छा, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का अ, हमारी भाषा में, लाइक इंग्लिश में इसको कहते हैं, अच्छा सॉरी, हिंदी में किसको कहते हैं हम? मछली मछली पकड़ना, फिशिंग। तो इसी तरीके से लालच देके जब किसी पर अटैक किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है, उसको कहते हैं फिशिंग। और इस फिशिंग अटैक में इसको करने के अब बहुत सारे तरीके जो है साइबर क्रिमिनल्स ने ढूंढ लिए हैं। लाइक अब वो ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको मैसेजेस करते हैं, और अभी वो सोशल मीडिया पर वो लिंक्स शेयर करना शुरू कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये हो गया उनमें से एक, इसको कहते हैं, सबसे पहले जो कहते हैं वो है फिशिंग। उसके बाद ये जो आता है ये आपके फाइनेंशियल फ्रॉड में भी आता है, बट ये सबसे कॉमन है।
अब हम कुछ नॉन कॉमन चीजों के बारे में पता करते हैं क्या होता है। उसमें देखो एक होता है कि सबसे ये पहले जान लो कि क्राइम क्या है। क्राइम हमारी गवर्नमेंट किसको मानती है। तो अगर आप किसी की परमिशन के बिना उनके कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हो, तो उसको भी क्राइम माना जाता है, एक साइबर क्राइम माना जाता है। किसी के परमिशन के बिना उसके कंप्यूटर का हाथ लगाना, उसे इंफॉर्मेशन निकाला, इसको कहते हैं टैम्परिंग विद कंप्यूटर रिसोर्स। टेम्पर करना किसी डेटा को, शायद आपने किसी को एडिट कर दिया कुछ और, ये भी क्राइम में आता है। किसी के डेटा को अनऑथोराइजली एक्सेस करना, डेटा ब्रीच करना, ये एक है। किसी वेबसाइट को हैक कर लेना, या फिर ऐसे सारी चीजें, मतलब जो है उनको कहते हैं। इनमें एक और चीज है जो कि थोड़ी बड़े पैमाने पे, अभी थोड़ी इससे थोड़ी अलग है, उसको कहते हैं साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म क्या है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो लोगों में दहशत फैलाने के, किसी भी तरीके से, कि आप कोई पोस्ट करते हो, आप किसी को धमकी देते हो, कुछ करते हो, इसको भी एक क्राइम माना जाता है। ये भी एक साइबर क्राइम है। बट ये एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, ये किसी कंट्री, किसी समाज या किसी सोसाइटी के खिलाफ किया जाता है। ये भी एक साइबर क्राइम है। इसके साथ साथ जो अब एक नया जो देखा जा रहा है बहुत ज्यादा, वो है आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अब इसमें क्या हो गया है ना, कुछ टेक्निकल बातें आ गई है कि लोग अब क्या करते हैं, लोगों के कंप्यूटर्स का हैक कर लेते हैं, और उनके जो रिसोर्सेस है, कंप्यूटर्स के रिसोर्सेस, मतलब कि कोई अ, अगर आप में से किसी ने सुना होगा कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है कि एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर आपको इंटरनेट पे उसको माइन करना पड़ता है। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस, स्टोरेज, और आपका कंप्यूटिंग पावर। तो अब कुछ लोगों ने क्या कर लिया कि वो वायरसेस के थ्रू या फिर मालवेयर्स के थ्रू दूसरों के कंप्यूटर्स पे क्या करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। तो उनके थ्रू उनके कंप्यूटर को बैकएंड में अपने कामों के लिए यूज करते हैं। इसको कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। ये एक नई कंसेप्ट है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है, और बहुत सारे जो ये साइबर क्रिमिनल्स है, वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों के रिसोर्सेज को यूज करके पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब हो गया आपके जो है कि किन किन चीजों को मोटा मोटा ये कहते हैं। ये साइबर क्राइम्स क्या है। तो साइबर क्राइम्स, जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, या तो ये किसी पर्सन के खिलाफ हो सकता है, सोसाइटी के खिलाफ हो सकता है, कंट्री के खिलाफ हो सकता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये भी समझ लो कि कहीं आपसे भी कोई गलती ना हो जाए, कि आप इनमें से कोई चीजें परफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि इन सारी चीजों को भी एक तरीके से साइबर क्राइम माना जाता है। इवन किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेना विदाउट उसकी परमिशन, क्योंकि वो शायद उनकी कंपनी का हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो उसको भी लॉ के अंडर वो भी एक क्राइम है। अब ये हो गया एक क्रिमिनल कौन होता है और क्राइम क्या होता है। अब ये तो हो गई एक साइड। अब अगर आपको अपने आप को इनसे बचाना है, क्या करना है आपको, अगर आपको अपने आप को साइबर क्राइम से बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, जो साइबर क्राइम्स जिनके थ्रू होते हैं वो है सिर्फ दो चीजें, मोटी मोटी दो चीजें हैं। एक है आपका इंटरनेट, और दूसरा है जिस डिवाइस को आप उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, एक हो गया इंटरनेट, और दूसरा है डिवाइस। डिवाइस में आपके डिवाइसेस में आपके आते हैं मोबाइल फोन्स, आपके टैबलेट्स, आपके कंप्यूटर्स, या फिर आपके स्मार्ट वॉचेस, ये सब हो सकती है जिनके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। ये भी एक डोर बन जाते हैं साइबर क्राइम्स के लिए, आपके खिलाफ। तो आपको इन दोनों को ही सिक्योरली यूज करना चाहिए। आपको आपके इंटरनेट पे भी जो आप कहते हो कि आपकी फुटप्रिंट्स ठीक से रहनी चाहिए, और आपको आपके डिवाइसेस के भी ख्याल रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी
चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं। मतलब जिनको हम इंटरनेट को यूज करते हैं थ्रू एनी डिवाइस। ओके, ये जो है ये हम बात करेंगे ब्रॉड सिनारियो में कि अब कोई भी डिवाइस की हम यहाँ पर हम हर डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली है, इसको मैंने सेक्शन को नाम दिया है द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द इंटरनेट यूज। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप जब भी किसी जगह पर अकाउंट बनाते हो, कहीं पर भी, किसी वेबसाइट पे हो सकता है, किसी ब्लॉगिंग साइट पे हो सकता है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के ज़माने में जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो सिर्फ इसी के थ्रू हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पासवर्ड्स को ही एक ऑथेंटिकेशन के तौर पे यूज किया जाता है। अभी हमारे पास बस उसी चीज़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती है तो ये आपको बहुत बड़े संकटों में डाल सकती है। और इसके लिए कुछ पैमाने हैं, जैसे कि आप 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का पासवर्ड सेट कीजिए। आप उसमें कॉम्बिनेशन यूज कीजिए नंबर्स के, अल्फ़ाबेट्स के और सिंबल्स के। मोस्ट प्रेफरेबल है अगर कोई ऐसी साइट है जो कि आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि आपकी बैंकिंग साइट्स हो गई या फिर आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आप 12 से 15 डिजिट के पासवर्ड रखो, क्योंकि जितना लंबा पासवर्ड होता है वो उतना ही सिक्योर हो जाता है, और वो जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा। डाइवर्स करने में आप अलग तरीके से क्या कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ये हो गई एक प्रैक्टिस। दूसरी पासवर्ड प्रैक्टिस है आपका जो है कि आपको क्या करना है, हम हमसे पासवर्ड की स्पेसिफिक बात करें, कि आपको अवॉइड करना है कि आप सेम पासवर्ड एक से ज्यादा अकाउंट्स पर यूज करो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको सेम पासवर्ड अलग अलग जगह पे क्यों नहीं यूज करने चाहिए? वैसे लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत ज्यादा सही है याद रखने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, सेम पासवर्ड बहुत ज्यादा जगह पे रख देते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा इशू तैयार ये हो जाता है कि कई बार आपने सुना होगा कि डेटा लीक हो जाता है कंपनीज की तरफ से, आपके तरफ से नहीं। देखो, सिक्योरिटी जो है, आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो आपकी जिम्मेदारी है, बट जो जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो आपके डेटा को सिक्योर करे। पर ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। कई बार डेटा लीक हो जाता है, तो लीक होने के बाद कई बार क्या होता है कि आपके यूजर नेम्स और आपके पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं। ऐसे हालात में अगर आप अ, किसी जगह पर आपका एक जगह का पासवर्ड लीक हो गया, तो शायद कोई हैकर वही पासवर्ड कहीं और यूज कर सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, कि आपका एक जगह पर पासवर्ड है, उसको यूज करके कोई क्या कर लेगा, उसी को किसी और वेबसाइट के ट्राई करके वो वहां पे भी आपका लॉगिन कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ये होता है ना, कई वेबसाइट्स क्या करती है, थर्ड पार्टी लॉगिन प्रोवाइड्स करती है। अगर आपने देखा होगा, गूगल के थ्रू लॉगिन होता है, फेसबुक के थ्रू लॉगिन होता है, लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन होता है। तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है कि अगर आप किसी एक चीज का पासवर्ड खो दो, तो उसका यूज करके वो आपकी किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर का डेटा भी हासिल कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड के बारे में दो चीजों का ख्याल रखना है। एक, आपको लंबा पासवर्ड रखना है। दूसरा, आपको पासवर्ड बहुत यूनिक रखने की कोशिश करनी है। आप अपर केसेस यूज कर सकते हो, लोअर केसेस की कॉम्बिनेशन, आप उसमें नंबर्स, डिजिट्स, इन सब का अलग से यूज कर सकते हो। दूसरा है कि आपको कोशिश करनी है कि आप सेम पासवर्ड मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूज ना करें। अब तीसरी बात क्या आ जाती है कि पासवर्ड जो है वो, पासवर्ड की बात खत्म करते हैं और अब हम जाते हैं आपके डिवाइसेस के। तो होता क्या है कि आप एक और चीज कर सकते हो, वो है कि अपने डिवाइसेस को हमेशा अपडेट रखो। अगर आपको पता हो, आपके डिवाइसेस में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं पैचेस, अपडेट्स आते हैं आपके डिवाइसेस के अंदर, लाइक 0.1 0.2 वर्जन आते हैं। होता क्या है, आप हमेशा देखते हो कि बड़ा अपडेट कौन सा आता है, लोग उसकी हमेशा इंतजार में होते हैं कि 2 GB का अपडेट है, 2.5 GB का अपडेट है, कुछ नए फीचर्स ऐड होंगे आपके फोन के अंदर, कुछ हो गए।
बट लोग क्या करते हैं, छोटे अपडेट्स को स्किप कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखाई देता, कुछ यूआई नहीं बदला, कुछ नहीं। और अगर आपने हर बार चेक किया होगा ना, उसमें एक वर्ड होता है पैच कर, कि मई 2024 का पैच है, जनवरी 2024 का पैच है, ये पैच क्या होता है? पैच एक्चुअली क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर एक रिडंडेंसी बनाई जाती है, उसके अंदर एक डेटाबेस की तरह एक आप ऐसा कहो कि एक वैक्सीन की तरह होता है, जिसे इंसानों को वैक्सीन दी जाती है। मतलब कि अगर आपके पास वो है तो आपको वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके पास एक अपडेटेड पैच है तो वो अपडेटेड पैच बहुत सारे साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये चीज का भी आपको एक ख्याल रखना चाहिए इंटरनेट पे, कि आप इंटरनेट पे जिस डिवाइसेस के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, क्या वो डिवाइसेस अप टू द अपडेटेड है कि नहीं है। और अपडेटेड बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जो हाई लेवल हैक्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इन वल्नरेबिलिटीज को यूज करके ही किए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी आप एक अच्छा चीज कर सकते हो कि आप अपने डिवाइसेस को अपडेटेड रखो। तीसरी चीज है कि आपको क्या करना है कि पैचेस के साथ ना, अगर आप हो सके तो अपने सिस्टम्स को ऑटोमेटिक अपडेट पे रख दो। अगर आप खुद बार बार चेक नहीं करना चाहते, अपने डिवाइस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट लगा लो। ये मोस्टली विंडोज के लिए तो आपको हमेशा करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऑफ करके रख देते हैं। अगर आप बस आपका विंडोज अपडेट करते हो ना, तो आप लगभग 70% साइबर अटैक से अपने आप को बचा सकते हो, अगर आपके पास एक अपडेटेड पैच है। ये आपके 70% थ्रेट्स को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि एक्चुअली जो आपके विंडोज की माइक्रो जो पेरेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो उनका अपना एक डिफेंडर सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम है जो इन सारे प्रॉब्लम्स का तोड़ निकाल के उनको नए सॉफ्टवेयर पैचेस में अपडेट करके आपके सिस्टम में डाल देती है। अब ये हो गया एक नया एक क्या कह सकते हैं आप, अगर आप इसको करते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को उनके साथ बांट रहे हो, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, आपको पैचेस देके। अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, अगर आप अपना सिस्टम अपडेट नहीं कर रहे हो, तो ये आपके साइड से जो है, वो आपने इसको ध्यान नहीं दिया ऐसा बोल के, ये आपकी साइड की गलती हो जाएगी जो आपको नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कि आपको अगर अपने जो ईमेल अकाउंट्स है, इनको हमेशा थोड़ा सा सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज के जमाने में क्या हो गया कि ईमेल्स के थ्रू फिशिंग लिंक्स बहुत ज्यादा स्प्रेड की जा रही है। ईमेल जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है फिशिंग लिंक्स का। मोस्टली क्या होता है, ये स्पैम की तरह भी यूज किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने में आपको लिंक्स भेजी जाती है। तो आप जब भी कोई ईमेल जो है उसको आप जब भी एक्सेस करते हो, जब भी आप भी उसको ओपन करते हो और किसी भी लिंक पे क्लिक करने जाते हो, उससे पहले आप प्लीज उसके सेंडर का एड्रेस चेक कर लीजिए, क्या वो ऑथेंटिकेट है वो चेक कर लीजिए। या फिर आप वो जब लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो उस लिंक का यूआरएल देख लीजिए कि क्या वो ऑथेंटिक है। ये कैसे किया जाता है हम इसको शायद आगे जाके देखेंगे थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये एक डीप सब्जेक्ट है कि आपको ये कैसे करना है। बट अब इतना ध्यान रखो कि मोस्टली क्या होता है, डोमेन्स को देख लिया करो। लाइक अगर कोई फेसबुक है, फेसबुक लिंक किस चीज की है, अगर वो आपको बता रहे कि ये लिंक आपको किसी फॉर्म की है तो वो गूगल फॉर्म ही है क्या? किसी वेबसाइट का, अगर किसी शॉपिंग वेबसाइट की लिंक है तो क्या वो उसी की है, उसी को आपको चेक कर लो। अगर वो नहीं है तो आप उस पर क्लिक मत करो। आपको हर क्लिक के पहले जो है आपको सोचना चाहिए कि आपको कि आप इस पे क्लिक करें या ना करें, यानी हमेशा 2 बार सोच के ही आप अपने मेल में किसी लिंक पे क्लिक किया करो, क्योंकि आज के ज़माने में क्लिक्स के तौर पे ये जो फिशिंग लिंक्स है, ये कई बार इसमें आपको डेटा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आप क्लिक करने के बाद ही आपके सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसे तक साइबर अटैक्स होते रहते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के वही बहुत अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है तो ये बहुत ईजी है। इसमें सबसे पहला तो जो आपका ईमेल एड्रेस है वो चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल आ रहा है तुमका जो @ होता है उसके सामने जो डोमेन है वो चेक कर लीजिए क्या वो सही है।
अगर किसी कंपनी की तरफ से आ रहा है तो उसको देख लीजिए क्या वो कंपनी स्पेसिफिक ईमेल है, स्पैम ईमेल है किसी, या फिर किसी जगह से आया है। जो रीडायरेक्टेड लिंक है उसको कई बार कॉपी करके आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में डाल के उसको फिर से एक बार चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है इमेजेस के अंदर लिंक छुपाई जाती है, तो उस चीज पे भी आपको ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ये आपको आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाने में, इन्हांस करने में एक मददगार साबित हो सकती है। तो ये हो गए लाइक ईमेल के बारे में। इसके बाद है आपका नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है कि जैसे कि आपका जो फोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क हम किस चीज से लेते हैं? हम वाईफाई यूज करते हैं, या फिर हमारा सिस्टम का नेटवर्क होता है जो कि हम किसी कंपनी से में लिया होता है, लाइक एयरटेल हो गया, जियो हो गया। तो जो आपके फोन का नेटवर्क है वो कई बार सिक्योर होता है, बट जो आपके वाईफाई होते हैं वो अगर अननोन है तो उनके ऊपर आप जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना किया करें, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये जो नेटवर्क्स है ये कई बार सिक्योर नहीं होते। सिक्योर नहीं होते इसका क्या मतलब है कि जो नेटवर्क्स है इनमें कई बार एक स्पेसिफिक टाइप का अटैक होता है जिसको कहते हैं मैन इन मिडल अटैक, जिसमें आपके और उस वेबसाइट के बीच में कोई उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, और इसमें आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक होने की संभावना पैदा हो जाती है। तो ये एक चीज है कि आप इस चीज का ख्याल रखो। और इसके बावजूद भी अगर आप किसी इंटरनेट को यूज ही करना चाहते हो किसी अनऑथराइज या फिर किसी अननोन इसको, तो आपको इतना बस कर लेना है कि आप उसको यूज करते टाइम पे ध्यान रखिए कि कोई बफर तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ हो रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट कर लो। और एक चीज है कि जब आप किसी वेबसाइट को नेटवर्क के थ्रू ये करते हो तो आप वेबसाइट्स के जब आप डोमेन्स में चेक किया करो कि वो HTTP के थ्रू जा रहा है या HTTPS के थ्रू जा रहा है। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको, आप अपने जो लिंक जो बार होती है उसमें अगर आप उसका पूरा एड्रेस निकालते हो तो आप ये देख लो कि वो http://google.com है या https://google.com है, क्योंकि एस जो है ये स्टैंड करता है सिक्योरिटी के लिए। तो इस कंडीशन में वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है, ये भी एक बात है। तो आप इस पर नेटवर्क में आपको दो चीजों पे ख्याल रखनी है। एक है कि आप किसी अनऑथराइज नेटवर्क पर अपने इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे, और दूसरा है कि आप किसी अनऑथराइज वेबसाइट का इंटरनेट नहीं शेयर कर रहे। एक होता है आपके साइट से, एक होता है सामने वाली साइट से, कि वो साइट जिस सर्वर पे डिप्लॉय है उसका नेटवर्क सिक्योर है या और आपका नेटवर्क सिक्योर है या नहीं। अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करके आप डिसीजन ले सकते हैं। अब ये थोड़े शायद आधे पॉइंट्स हो चुके हैं, तो इस पे किसी का कोई डाउट है तो मैं वो लेना चाहूंगा, अगर आप किसी को इस पे संकेत बोलना। सर, हाँ आनंद सर। ये बताइएगा सर, कभी कभी वेबसाइट HTTPS ही होती है, बट हाँ हमारा फोन या लैपटॉप में वो कनेक्ट बताता है दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। इसका क्या मीन्स हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि नॉट सिक्योर हो इसलिए बताता है क्योंकि शायद नेटवर्क आपके साइड से सिक्योर नहीं लगता उनको। आपने कभी देखा है कुछ डिवाइसेस से वो आता है, वही अगर आप किसी और डिवाइस से एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं आता प्रॉब्लम, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस को आता है ना। ओके ओके। ऐसा भी होता है कि आप लैपटॉप से कर रहे हो, ओके, हाँ जी हाँ और जी। आपको अनसिक्योर लग रहा है, और आप फोन से करे तो चल रही है वेबसाइट। ठीक ठीक जी। ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो उनका जो ये कह सकते हो उनका सर्वर भले ही सिक्योर है, वो HTTP पे डिप्लॉयड है, बट उनके बैकएंड के कुछ इसी और नेटवर्क के थ्रू जा रहा है डेटा, क्योंकि डेटा आता है और डेटा जाता है ना आनंद सर। यस यस। तो उनमें से अगर एक भी सिक्योर नहीं होगा तो वो ऐसा आपको आ जाता है कि डेटा सिक्योर नहीं है, और वो आपको एडवांस में जाके आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, सही है। ओके ओके। एडवांस ऑप्शन आता है और फिर आपको कहते हैं कि ठीक है हम फिर भी यूज करना चाहते हैं ये नेटवर्क। हम्म। तो अगर आपका उस वक्त आपको कोई ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, मतलब कि आप कोई ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं करने वाले हो, आप यूज कर लो,
है ना। पर ओके अगर आप बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है और उसमें ये आ रहा है तो मत कर लो, ओके ओके क्योंकि नेटवर्क आपका भी है और उनका है, आपके नेटवर्क से वो कनेक्ट होता है, आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हो, हाँ, और उनके यस रिस्पॉन्स जो आता है वो उनके नेटवर्क से आपके सिस्टम में आता है। ओके ओके हाँ थैंक यू हाँ ओके जी सोनाली आप पूछिए। हाँ Sanket, just a minute. Excuse me, sir. We are not taking any question from the audience right now, but ओके if you want, you can type the question. Okay, ओके I will अगर read हाँ it out. अगर हम आपको आप लोगों हाँ को अनम्यूट नहीं करेंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, पर आप अगर चाहें तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और वो हम पढ़ के सुना देंगे। थैंक यू। चले ओके तो सर गुड इवनिंग, आई वांट टू नो अबाउट साइबर अटैक्स एंड मालवेयर्स। अच्छा तो साइबर अटैक्स और मालवेयर्स ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे। साइबर अटैक्स ये कंबाइन होता है, जो हर साइबर क्रिमिनल को ना मोटे मोटे में साइबर अटैक बोलते हैं। अगर फिशिंग अटैक है तो भी उसको साइबर ही बोलेंगे, अगर किसी ने आपके सिस्टम में पेन ड्राइव डाल के डेटा निकाला उसको भी साइबर अटैक बोलेंगे। तो उसको कहते हैं साइबर अटैक। मालवेयर एक तरीका है उस अटैक को परफॉर्म करने का। मालवेयर दो वर्ड से बना, एक है माल जिसका मतलब इसका फुल फॉर्म है मलिशियस, और वेयर जो कि जिसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर। एक्चुअली दो वर्ड से टूट के बना, दो वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया है। इसका मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब जो सामने से कुछ दिखता है और असल में कुछ होता है। ठीक है, वो लाइक वो प्रिटेंड कुछ करता है और एक्चुअली में वो कुछ और होता है। जैसे कि कोई मास्क लगा के कैसे चोर कैसे डाका डालते हैं मास्क लगाकर ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके, वैसे ही मालवेयर होते हैं। ऊपर से वो आपको कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग का टूल लग सकता है, पर अंदर से शायद कोडिंग कुछ अलग हो और वो शायद आपके डिवाइस से डेटा खा रहा है। तो साइबर अटैक जो है वो एक क्राइम है और मालवेयर वो करने का एक तरीका है। ये उसमें से डिफरेंस है। और कुछ एनी मोर क्वेश्चंस? ओके सोनाली आपका कोई क्वेश्चन था, अभी टाइप कर लो। संकेत सर एक बार ऑडियंस को कुकीज के बारे में बता दीजिएगा, जरूर किस जरूर। तो अलाउ करना है क्या नहीं करना है। हाँ ये क्वेश्चंस आप लाइक ये जो है आपको हर वेबसाइट लगभग मांगती है, सही है। हाँ जी लगभग हर एक वेबसाइट कुकीज क्या होती है ना, कुकीज होता है कि जो वेबसाइट होती है ना वो चाहती है कि उनका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो यूजर का अच्छा हो। बट असल में क्या होता है, जो बड़ी वेबसाइट्स होती है उनको लोड करने में टाइम लगता है, सही है ना। यस यस तो कुकीज असल में क्या होती है, कुकीज में दो दो तीन टाइप की कुकीज होती है। और मोस्टली जो वेबसाइट्स मांगती है उनका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए मांगती है, जिसमें वो क्या करती है, जब आप पहले बार जाते हो ना और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वो अपना बैक एंड थोड़ा सा कोड डाउनलोड कर लेती है। ओके, थोड़ा सा जो है डेटा डाउनलोड करके आपके सिस्टम में कैच के फॉर्म में स्टोर कर देती है, कुकीज के फॉर्म में। और जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे जाते हो ना तो एक बहुत फास्ट तरीके से वो काम करती है। इसको आप कैसे कह सकते हो कि वो अपने सर्वर का कुछ डेटा आपके सिस्टम के अंदर डाल देता है। तो ये इसमें देखो कुछ ट्रैकिंग कुकीज होती है, या फिर कुछ वो आते हैं दो चार टाइप की, कुछ प्राइवेसी के लिए सही नहीं होती, कुछ अलग होती है। मतलब कुछ कुकीज क्या करती है, उनके वेबसाइट के डोमेन के बाहर जाके भी आपके डेटा के साथ वो मतलब देखने की कोशिश करती है। तो कुकीज मोस्टली डेंजरस नहीं होती, ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए होती है। बट जब भी आपको चॉइस मिले ना कि आप कुकीज कौन से एक्सेप्ट करने और कौन से नहीं करने, तो प्राइवेसी वाले अगर आपको प्राइवेसी है तो वो मत करो, जो इसेंशियल कुकीज है वो कर लो या करो। तो कुकीज जैसे कोई खतरा तो नहीं होता, अगर वो पॉइजनस नहीं है। इसके अटैक्स भी होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि सिस्टम की कुकीज को पॉइजन किया जाता है, बट वो बहुत अनकॉमन है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है, ज्यादा नहीं होता। तो कुकीज से ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स मांगती है, पहले तो ये मांगा भी नहीं करती थी, वो सीधा डाउनलोड कर लेती थी। बट अभी पॉलिसीज बदलने की वजह से अब ये यूजर को पूछा जाता है कि आपको कुकीज चाहिए या नहीं चाहिए। ये मोस्टली आप उनको एक्सेप्ट कर लो जिन वेबसाइट्स को आप बार बार एक्सेस करना चाहते हो। ओके
और ओके ओके अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ सही नहीं है, तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके उन कुकीज को डिलीट भी कर सकते हो। आपके सेटिंग में जाओ और सर्च करो कुकीज करके, जिस स्पेसिफिक वेबसाइट्स को आपको नहीं करना है उसको कुकी डिलीट कर दो। ओके, तो वैभव पूछ रहे हैं यूज सम इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीवायरसेस, क्या हमें एंटीवायरस वाले पेन ड्राइव्स मिलते हैं क्या? देखो, एंटीवायरस जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस। एंटीवायरस में अब क्या होता है कि पेड आते हैं, कुछ कुछ फ्री आते हैं। तो एंटीवायरस में दो तरीके के चीजों को ढूंढने की क्षमता होती है। एक जो होते हैं ना, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करते हैं, मतलब कि जितने भी दुनिया में अटैक्स होते हैं ना, जिनका उनको पता चलता है ना, उनका डेटा वो अपने पास स्टोर करते हैं और वो अपने सिस्टम में देखते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही। तो अभी जो मार्केट में दो तीन बड़ी कंपनियां हैं जो एंटीवायरस प्रोवाइड करती है, और लगभग जो लोग आप कहो सो कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर जिनके कंप्यूटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिनको वो नहीं चाहते कि वो कॉम्प्रोमाइज हो कुछ हो, तो आप एक कोई अच्छा वाला ले सकते हो। आपका जो सिस्टम है, जो विंडोज है, उसके साथ भी आपको एक डिफेंडर नाम का एंटीवायरस मिल जाता है, वो भी बहुत सही काम करता है। वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट उस पर भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, कोई एंटीवायरस आपको 100% गारंटी नहीं देता कि हम आपको 100% बचा लेंगे, क्योंकि जब भी कोई नया अटैक आता है उसके स्टार्टिंग में कुछ विक्टिम्स होते हैं। जब वो विक्टिम्स होते हैं तब उनके ऊपर एंटीडोट बनाया जाता है और उन एंटीडोट्स को बाकी सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है नीरज म्यूट करिए अपने आप को। जिससे बाकी सिस्टम्स बच जाते हैं। बट फिर भी एक अच्छी खासी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं एंटीवायरस। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट में कंपलसरी है, अगर आपका पर्सनल पीसी है तो आप उसको ऑप्शनल ले सकते हो। रही बात, आप बोल रहे कि पेन ड्राइव में जो मिलता है, हाँ, क्योंकि वो आपको सेल कर रहे होते सॉफ्टवेयर, तो आप उसको ये ना कर लो, इसलिए पेन ड्राइव में देते हैं, कुछ ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो अगर आपको आपकी चॉइस पे है, बट या उस पर 100% रिलाई मत करो। आपको हमेशा खुद भी चीजें देखनी होती है कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सिस्टम में कोई भी चीज आती कहाँ से है? सिर्फ दो जगह से आती है। एक आती है इंटरनेट के ऊपर से, दूसरी आती है जब आप लोकली कोई यूएसबी केबल से डालते हो वो। अगर उसमें से कुछ आपने गलत डाल दिया, कुछ गलत डाउनलोड कर लिया, और अगर वो आपका सिक्योरिटी पैच अपडेटेड नहीं है, पर आपके पास एंटीवायरस नहीं है, तो आपकी सिस्टम को खराब कर देता है। मोस्टली ये चीजें तब होती है जब लोग क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये आपका यूज, अगर आप क्रैक्स यूज कर रहे हो तब आप एंटीवायरस मत यूज करो, क्योंकि लोगों का वो भी है कि वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं होता। वो एक चीज है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। पर्सनल पीसी है, वो आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, वो अगर आप उसका नॉर्मल यूज है, ज्यादा इंटरनेट पर यूज नहीं करते हो, तो नहीं जरूरत है। अगर आप एक हेवी यूजर हो, आपको बहुत ज्यादा सर्फ करना पड़ता है इंटरनेट पे, और आप शायद कुछ ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो आप ले लो। उसके लिए आप फायरवॉल ले लो, उससे अच्छा आता है, अगर आप इंटरनेट की ही बात कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या साइबर क्राइम के शिकार हुआ तो क्या करे? हाँ, ये एक सही सवाल है। साइबर अगर क्रिमिनल के आप अगर कोई साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हो ना, तो डिपेंड आप, गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर सिटी का या स्टेट के अपने साइबर सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कोई ये है वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू शायद आपको उस पर अपडेट्स मिल जाए। बट मोस्टली इनकी जो वैल्यूम है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा बड़ा हो सकता है। आप इस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे साइबर क्राइम्स होते हैं। लाइक आपके जो नॉर्मल क्राइम्स है उनसे इनकी क्वांटिटी कई कई गुना ज्यादा है। और जो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम्बैट करने के लिए, जो किसी भी गवर्नमेंट के पास इनफ नहीं है। लाइक जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास भी इतना रिसोर्स नहीं है, या फिर इतने लोग नहीं है कि वो इन सारी चीजों को हैंडल कर सके। दुनिया में आज एट दिस मोमेंट भी एक बहुत बड़े पैमाने पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी है। इन चीजों को बचाने की क्षमता रखने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसकी वजह से इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता। इसलिए इसको इस साइबर की क्षेत्र में कहते हैं कि कुछ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लिया करो, वो एक बेटर है।
अगर आप प्रिवेंट कर पाते हो तो वो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि होने के बाद उस पर कुछ होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोगों को ट्रैक करना उतना आसान नहीं रहा। पर हाँ, अगर आपका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आप उस कंडीशन में जो है वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। मेजोरिटी ऑफ टाइम यही है इंडिया में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत बड़े पैमाने पे। और एक चीज है, अगर आपकी प्राइवेसी को किसी की तरह किसी साइबर क्रिमिनल कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कि आपके फोटोज का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो साइबर सेल डिपार्टमेंट्स में। इन पे तुरंत कार्रवाई की जाती है, लगभग मुझे लग रहा है आजकल हो रही है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सोनाली कह रही है हम गूगल जनरेटेड पासवर्ड यूज करना चाहिए। हाँ, वो भी एक अच्छा पासवर्ड जो है वो अच्छा देते हैं, गूगल खुद से जनरेट करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो। पर लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपना कस्टम रख लेते हैं याद रखने के लिए। तो कस्टम भी अगर आपको रखना है तब भी रखो, बट आप हमेशा देखो कि गूगल एक पैटर्न फॉलो करता है पासवर्ड क्रिएट करते टाइम, कि वो अपर केस यूज करता है, लोअर केस यूज करता है, वो लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और सिंबल्स यूज करते हैं। तो अगर आप अपना भी उस टाइप का कोई पासवर्ड बना सकते हैं तो वो रख लो। और वो याद रखना भी एक बड़ी बात है, तो उस चीज को भी आपको ख्याल रखें। एक होता है कन्वीनियंस और एक होता है सिक्योरिटी, इसमें से किसी एक चीज को ट्रेड करना पड़ता है। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपकी सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो कन्वीनियंस कम हो जाती है। अब दोनों में से क्या करो, या तो उसे बीच में ले आओ, तो थोड़ा थोड़ा आसान भी हो, थोड़ा सिक्योर भी हो। या फिर अगर आपको कभी भी चाहिए ना, अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो वहां पर आप कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो सिक्योरिटी को ऊपर रखे हुए एक अच्छा पासवर्ड बना लो। और अगर कोई नॉर्मल जगह है जहाँ पर आपका बहुत सेंसिटिव डेटा नहीं है, वहां पर आप अपनी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा सा इजी पासवर्ड रख सकते हो। हमेशा क्या होता है, हर एक वेबसाइट का एक अलग तरीके का क्या कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस होती है, उसके हिसाब से आप देख लो। शिकायत कहाँ करें? जैसे कि आपको मैंने बताया, आप कहीं पर भी, लाइक अब तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगर आप जो शायद जो साइबर डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट से आप वहां पर भी कर सकते हो, वहां पर भी शायद आजकल एफआईआर दर्ज करने की सुविधा अवेलेबल है। और आपको ऑफलाइन भी है, अगर आप यहाँ पर जाते हो, आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाते हो, तो वहां पर भी आपकी ये शिकायत ले ली जाएगी। आप कोशिश कर लो जो आपको कन्वीनियंस लगे, और जिसका जितना सेंसिटिव मैटर है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपको आपका रिस्पेक्टिव पता करना है कैसे करना है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो संकेत जी। ठीक है, शायद हमारे पास और 12 मिनट बचे हैं। मैं और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी के है तो आप पूछ लो। क्यूरियोसिटी सर का मैंने एक क्वेश्चन क्वेश्चन और भेजा था। कहाँ पे है? सॉरी हमें सर, हमें लास्ट। लास्ट है आपका। ओके, हाउ टू चेक इज इट अ गूगल फॉर्म और नॉट? हाँ, अगर ये गूगल फॉर्म है या नहीं है। गूगल फॉर्म का देखिए, स्टार्टिंग में जो आता है ना, गूगल फॉर्म का google.form आता है ना, उसका यूआरएल आता है। देखिए, आप किसी भी चीज को कंफर्म सिर्फ यूआरएल से कर सकते हो, क्योंकि जो गूगल फॉर्म का यूआरएल जो है वो कभी भी कॉपी नहीं किया सकता। वो क्या करते हैं ना, अटैकर्स क्या करते हैं, गूगल के स्पेलिंग में कुछ गलत कर सकते हैं। जैसे कि डबल ओ है, वहां पर कहीं पे एक ए डाल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जिसको थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया। फॉर्म की के लिए फॉर्म है, उसको फ्रॉम कर देंगे। तो आप पहले जो कुछ वर्ड्स रहते हैं ना गूगल के, आगे जो होता है वो उसका लिंक होता है, और उसके आगे शायद उसका जो एक लंबा स्ट्रिंग जो होता है वो उसका यूनिक नंबर होता है। बट जो स्टार्टिंग में जो उसका डोमेन है ना, वो सर्च कर लो, अगर वो सही है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिक है। तो आप किसी भी लिंक को कंफर्म करने का एक ही तरीका है, डोमेन। जो डोमेन जो होता है वो हर वेबसाइट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक होता है, वो एक से ज्यादा लोगों का नहीं हो सकता। ठीक है। और कई बार देखो, वो डॉट बीच में, बहुत लोग अब बहुत कुछ कर देते हैं, जैसे कि गूगल में बीच में कोई डॉट डाल देंगे,
तो आपको एक एक करते करके चेक करते जाना है कि कहीं बीच में कुछ तो नहीं है। कहीं क्या करते हैं ना कि एस के जगह वो डॉलर का सिंबल डाल देते हैं, तो ऐसा भी होता है। अब उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग के देख दो, google.com आता है ना, वो स्पेलिंग देख लो वो सही है कि नहीं। ठीक है। कुछ ऐप अपने आप डाटा डिलीट कर देते हैं जैसे गूगल फाइल्स, तो ऐसे ऐप का यूज करना चाहिए। आप कह रहे हो जो ऐसे ऐसे ऐप्स की बात कर रहे हो क्या कि जो स्टोरेज कम करने के लिए यूज की जाती है वो वाले? अगर आप ऐसे ऐप्स यूज करते हो तो मैं कहूंगा कि क्या होता है कि गूगल फाइल्स तो फिर भी ठीक है, बट कुछ थर्ड पार्टी जो है ना ऐप्स होती है जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट इनको अगर कॉशन में यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये वो डेटा भी डिलीट कर देती है जो हमें नहीं करना होता। गूगल फाइल फिर भी ठीक है, बट बहुत सारे ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स है जिनको शायद यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपका स्टोरेज ही कम करना है तो आप मैन्युअली कर लो कि कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं, जरूरत की नहीं है और कौन सी नहीं है। ये मोस्टली एल्गोरिदम बेस्ड डिलीट करते हैं, कई बार इसमें सेंसिटिव डेटा चला जाता है। संकेत, यस मैम। आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप इंटरनेशनल को अननोन नंबर से कॉल्स को नहीं अटेंड करिए, तो हाँ उसको कैसे पता करेंगे और उस पे कुछ आप बताएंगे? हाँ ठीक है। तो असल में हुआ क्या है, ये बहुत नया शुरू हुआ है। क्या होता है कि इंडिया में जबकि हमारे यहाँ पे अब जो है वो फिंगरप्रिंट्स लगते हैं कार्ड लेने के लिए, सही है। तो जो इंडिया की जो है ना वो सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट ने काफी अच्छी कर ली है कि अब कार्ड्स इजीली नहीं मिलते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये कुछ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां से कार्ड्स खरीदते हैं और उन नंबर्स का यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए। इनको आप कैसे पता कर सकते हो, हर कंट्री का एक कोड होता है, कंट्री कोड। इंडिया का है +91, तो जो +91 है वो इंडिया का है। इसे छोड़ के अगर कोई भी दूसरा नंबर है, और अगर आपको पता है कि मेरा कोई इंटरनेशनल, कि आपका कोई दोस्त नहीं है किसी बाहर देश में जो मुझे कॉल करेगा, या फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, और किसी अननोन कंट्री से कॉल आए, उसे उठाइए ही मत, क्योंकि कई बार उठाने के बाद भी बहुत सारे जो है वो आपका डेटा जो है वो ये हो सकता है। और इंटरनेशनल कॉल्स, एक्चुअली वो कॉल्स इंडिया से ही होते हैं, वो एक तरीके से फ्रॉड कॉल्स ही होते हैं। बट जबकि अब इंडिया की सिक्योरिटी मजबूत हो गई है, वो फिंगरप्रिंट्स मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, इसलिए इसको ट्रेसेबल ज्यादा होने की वजह से वो उन कंट्रीज के अब कार्ड्स यूज कर रहे हैं जहां पर ये इजीली अवेलेबल है, तो जहां से उनके आइडेंटिटी को जो है छुपाया जा सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ये जो कॉल्स होते हैं ये फ्रॉड ही होते हैं। आपको ये चीज व्हाट्सएप पे भी देखी जाएगी कि आपको इन जैसे व्हाट्सएप से बहुत मैसेज आते हैं, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पे, तो ये भी उसी वजह से है। ये एक नया ट्रेंड है जो शायद पिछले दो ही सालों में शुरू हुआ है, जब से आधार इंडिया ने थोड़ा अपना सिस्टम बेटर कर लिया है, लोग अभी से आउटसोर्स कर रहे हैं, बस उतना ही है। बट ये हमें एक अच्छी बात ये पता चल जाती है कि अगर ये इंटरनेशनल है, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम ये फ्रॉड ही है। आप उसका जो स्टार्टिंग का जो नंबर है वो इंटरनेट पे आप सर्च करके देख सकते हो कि ये किस कंट्री का नंबर है। मोस्टली अगर वो किसी अफ्रीकन कंट्री या फिर साउथ ईस्ट कंट्री या फिर साउथ अमेरिका की होगी, तो आप समझ लेना कि फ्रॉड है। जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां का नंबर है। तो लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम यूएस से हैं, हम यहाँ से है, वहां से है, बट जब आप उनका कंट्री कोड देखते हो किसी कंट्री का मिल जाता है, जैसे कि नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम से शायद अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि वियतनाम या कहीं से बहुत बड़े पैमाने पे सिम कार्ड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया गया है इलीगली। ये इन्हीं सारे कामों के लिए किया जा रहा है आजकल। थैंक यू संकेत। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे एक आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि देयर वाज अ पर्सन जो एआई से फीमेल वॉइस में फोन करता था जी 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 अबाउट समथिंग कि आपका कुछ फॉर्म में सिग्नेचर रह गया और आप आके कर लीजिए और समथिंग समथिंग, एंड देन उसमें उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया।
तो आप कैसे ये अपनी वॉइस कैसे चेंज कर सकता है कोई इंसान अपने आपके रिलेटिव की आवाज में कैसे जी बोल जी सकता जरूर, है? ये बहुत हो रहा है। जस्ट समथिंग इन। और तो असित का क्वेश्चन उसके पहले है शायद। ओके ओके, उनका भी ले लेंगे हम, है थैंक शायद यू। हमारे पास 5 मिनट। सो पहले मैम अगर आपकी क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने पहले अपने क्लास में भी बच्चों को बताया था कि अब जो है वो एआई बहुत एडवांस हो चुका है। पहले ये बस चीजें लिख सकता था चैट जीपीटी की तरह, बट अब जो है चैट जीपीटी का देखिए एक नया वर्जन भी आ चुका है 4O, जो कि अब वॉइस मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर ये पहले भी यूज होता था, जो आप गाने वाने सुनते थे एक्टर्स के इनके उनके, तो इनका साउंड लेके इनके साउंड से गाने बनाए जाते थे, बट अब जब कि एआई कर रहा है तो ये कोई भी कर पा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि लोग वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेते हैं किसी पर्सन के, और उसके थ्रू वो आपको एक मैसेज बना के भेजते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको दो चीजें करनी चाहिए। पहली, अगर वॉइस में कोई लैग है या किसी भी तरीके से आपको वो वॉइस अननेचुरल लग रही है कि एक इंसान बात नहीं कर रहा, तो आप उस पर डाउट कर लो कि, तो आप उसको कुछ ऐसा पूछ लो जो कि उसको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई रिलेटिव रिलेटिव है तो। अगर वो किसी चीज का डिमांड कर रहा है तब भी आप इसे पूछ लो, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत बढ़ रही है। मैं आपको इसी के रिलेटेड एक केस बताता हूँ, थोड़ा सा इससे अलग है। कि लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा इसके बारे में नहीं, थोड़ा अलग है। कि जब आप किसी रैंडम यूट्यूब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो लोग क्या करते हैं कि आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर जो होता है उसको ले लेते हैं, उससे आपको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, और अगर आपका कोई बेटा या बेटी है, ये जो शायद मैंने 2 या 3 दिन पहले ही देखा था, कि उनका नाम पता कर लेते हैं, वो आपके प्रोफाइल पे जाके चेक कर रखे, और वो एज अ पुलिस बन के फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे ने किसी की गाड़ी ठोक दी है या फिर उन पे केस हो गया है, ऐसा करके, और मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसा बोल के भी आज लोगों को ठगा जा रहा है। ये तो सिंपल चीज है, और उसमें क्या किया जा रहा है, उस बच्चे की वॉइस का भी यूज किया जा रहा है मॉड्यूलेशन के थ्रू, जिसमें उसका रोते हुए वीडियो बना, कोई साउंड बना लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। इस तरीके के भी स्कैम्स जो है आज बढ़ रहे हैं, बल्कि ये पिछले शायद 6 महीने में बहुत ज्यादा होता है। इट इज अ रियल स्टोरी। हमारा एक इंस्ट्रक्टर है कुलदीप, ही हाँ इज मैं जानता अनमैरिड, हूँ। पर फिर भी उसके पास पुलिस का फोन आया कि आपका बेटा हमारे उसमें है। हाँ तो कुलदीप बीइंग इन एनएबी मेरठ इंस्ट्रक्टर, ही इज अ स्मार्ट गाय, उसने कहा कि रखो वहीं पे बंद करके, बहुत शैतान है, अच्छे से पिटाई करो और मुझे नहीं चाहिए वापस। बट जी इट जी इट हैज बिकम सो कॉमन। जी जी, वो एक्चुअली एक स्क्रिप्ट ही है, आप समझ जाइए कि जो ये स्कैमर्स होते हैं ज्यादा शाने नहीं होते, ज्यादा होशियार नहीं होते। ये एक ही स्क्रिप्ट को लाख लोगों पे चलाते हैं, देखते हैं इसमें से 100 भी फंस गए, अगर 100 में से 10-10 हजार भी दे दिए तो उसके अच्छे खासे 10 लाख रुपए हो जाते हैं। तो उनका ये ब्रूट फोर्सिंग मेथड होता है कि दिन में 10 लोगों को 20 लोगों को कॉल करो, एक तो बंदा फंस ही जाएगा। ये इसमें क्या करते हैं, आपके फियर को टारगेट किया जाता है, आपके किसी रिलेटिव को लेके, किसी जो आपके सबसे करीब है, आपका बेटा हो गया, ये हो गया, इसमें फियर को टारगेट करके आप पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है, और उसके थ्रू आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। ये पहले बहुत नॉर्मल था, अब क्या हो गया, वो ये एआई का यूज कर रहे हैं, जिसमें वो उस शख्स की जो है ना आवाज को भी कॉपी करके उसको भी इसको जो रिलेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं टारगेटेड अटैक। इसमें उससे पहले एक चीज की जाती है जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आप पे नजर रखी जाती है, आपका जो है क्या कहते हैं, आपके परिवार में कौन है, उनका बर्थडे कब है, उनका क्या, इन सारी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। अगर उनके कोई वीडियोस मिलते हैं, उनमें से उनकी आवाज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर उनके फोन नंबर को लिया जाता है। मोस्टली क्या करते हैं कि एक और चीज कर लीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल्स है जो ऑनलाइन है सोशल मीडिया पे, उन पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हाइड कर लीजिए, उसको ओपन मत रखिए, उसको ओनली टू नियर कॉन्टैक्ट ऐसा रख लीजिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, इन कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कॉल करेंगे, एक अननोन नंबर बोल के आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो किसी दिन आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव के खिलाफ। आपने जो अभी कुलदीप का बताया, ये एक्चुअली ये मुझे भी उसी तरह पता चला, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट थी जो बहुत चल रही थी पिछले 1 हफ्ते में, और मैंने ऐसी खुद भी बहुत सारी पर्सनली
न्यूज़ें सुनी, क्योंकि मैं इस फील्ड को फॉलो करता हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ नया होता है मेरे नज़र में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। यस थैंक्स आनंद। संकेत सर। हाँ आनंद, एक आपका क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। लास्ट क्वेश्चन कि किसी भी ब्राउजर में हाँ हमको पासवर्ड सेव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या कितना हद तक रखना चाहिए? देखो। सेकेंड ऑप्शन, हम्म जो ड्राइव होते हैं या क्लाउड स्टोरेज होते हैं, हम्म उसमें हमें अपना कितना डेटा रखना चाहिए? देखिए, क्या है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, ये अच्छा खासा सिक्योर है। हाँ, इसके अंदर जो अभी जो पासवर्ड मैनेजर करके आता है ना, उनके सिक्योरिटी को यस। मैंने अच्छा खासा इनहांस कर लिया है। तो ये डिसेंट सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आप इसको डिसेंट लेवल पे मतलब जो नॉर्मल पासवर्ड्स है उनको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। पर अपने जो बैंकिंग पासवर्ड्स है या जो हाई सेंसिटिव पासवर्ड्स है ना, उनको आप इसमें मस्ट रखा करो, क्योंकि कभी कभी ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्या होता है ना, कभी कभी इंटरनेट पे जब आप सर्व कर रहे थे कहीं से कोई अटैकर आपके सिस्टम में कोई प्लगइन डाल देता है, समझ रहे हो आप? प्लगइन्स पता है आपको? ओके। तो उसके थ्रू नहीं। ये प्लगइन्स हम ऐसा नहीं होते, क्रोम क्रोम स्टोर पे आपको प्लगइन्स मिलते हैं, ओके ओके। तो उनके थ्रू भी कभी कभी इनको एक्सेस किया जा सकता है। तो उतना सिक्योर नहीं है। मिड लेवल पासवर्ड्स के लिए ठीक है, हाई सेंसिटिव पासवर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए। और ब्राउजर्स मोस्टली सिक्योर है, फिर भी आप अच्छे ब्राउजर्स ही यूज करो, जैसे कि क्रोम हो गया या फिर कुछ और है। कुछ पासवर्ड कुछ ब्राउजर जो है उतने सिक्योर नहीं है। ओके। और जो आपका जो सेकेंड। ड्राइव का क्वेश्चन था ना, हम्म। कि ये कितने सिक्योर है, तो एक्चुअली दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है, क्लाउड भी नहीं है उतना। ठीक है, बट ऐसा होता है कि क्लाउड में बहुत बड़े पैमाने पे डेटा होता है। तो मोस्टली अगर किसी का आपका डेटा मिल भी गया तो भी उसमें सेंसिटिव डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? बट कुछ लोगों का क्या होता है, स्पेसिफिक डेटा स्टोरेजेस होते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको शायद नहीं रखना चाहिए कि क्या बोलते हैं आप, देखो क्लाउड बेस्ड पासवर्ड मैनेजर्स आते थे पहले, तो वो भी कोई कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, तो उन पर भी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। तो आप अपना सेंसिटिव डेटा उस पर रख सकते हो। गूगल गूगल का अच्छा है, बट कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि छोटी मोटी कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सस्ते में, उन पे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। वो बहुत ओके ओके। आसानी से उनको हैक किया जा सकता है या फिर वो लीक हो ही जाते हैं, हम्म। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, लाइक वो आपको बताएंगे भी नहीं कि आपका डेटा लीक हो चुका है। ओके ओके। थैंक्स फॉर हाँ, उस कंडीशन में और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हाँ वो ज्यादा ही। सर गूगल ड्राइव में रखना सेफ है? गूगल ड्राइव में आप क्या रखना चाहते हैं, वो क्वेश्चन है। फोटोज, वीडियोज जो नॉर्मल है, जो आपके सिस्टम्स में आपको बैकअप के तौर पे रखना है, आप रख लो। अगर आप उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो वैसे भी किस फॉर्म में होती है आपकी, पासवर्ड्स होते हैं या फिर कुछ दूसरी चीजें होती है ना। वैसे सिक्योरिटी जो है वो गूगल की अच्छी खासी है, मुझे लगता है। मैंने आज तक इतना सुना नहीं कि इसको किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। पर सोनाली, इसका सबसे बुरा बात यह है कि अगर आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, ईमेल, तो आपको पता है आपके सारे उसके रिलेटेड चीजें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर आपका जीमेल का पासवर्ड किसी को मिल गया, उसमें भी अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, देखो आपके फोन पे आपको क्लिक करना पड़ता है उस नंबर पे, है ना? आपको पता है, अगर आप लॉग इन यस करते हो सर। गूगल के थ्रू, यस। तो आपके फोन पे भी वो मांगता है आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए। यस सर, यस सर, अगर कोई और गूगल की हाँ हमारी आईडी कोई और लॉगिन करेगा तो हमारे फोन पे ओटीपी मतलब आएगा कि हाँ करना है, देना है या नहीं, और हमें वो नंबर उसको बताना पड़ेगा, हाँ, तभी वो उसको लॉगिन कर सकते हैं। इसको कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब ये पहले नहीं था ना, पहले जब, तब ये उतना सिक्योर नहीं था, पर अब इसकी सिक्योरिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, क्योंकि शायद अब उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप अच्छे खासा इसको ओके ट्रस्ट कर सकते हो, गूगल को कम से कम। मैं बाकियों की गारंटी नहीं लेता। ओके। ओके सर, मैं तो यूज थैंक ही यू गूगल ही संकेत। करती हूँ। ये थैंक असित यू और सर। वैभव का क्वेश्चन प्लीज ले लीजिए। ओके मैम। सो तो असित पूछ रहे हैं, सर इफ वी गेट टू अ न्यू लिंक एंड इट्स अननोन, देन हाउ डू वी नो अबाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट लिंक? बिल्कुल, देखो इसमें दो है लिंक्स, दो टाइप्स की आती है। एक होती है शॉर्ट लिंक्स,
जो कि मेरे नज़र में सबसे खतरनाक होती है। देखो, बहुत शॉर्ट लिंक्स होती है और एक होती है फुल लिंक्स। फुल लिंक्स में क्या होता है, आपको डोमेन दिख जाता है। जैसे कि अगर अमेजोन की कोई लिंक है ना, तो www.amazon.com/ जो कैटेगरी है वो स्लैश, और उसके बाद उसका एक यूनिक स्ट्रिंग होता है। ऐसे कंडीशन में अगर तुम उस www.amazon.com का स्पेलिंग चेक कर लो कि वो बिल्कुल सही है, क्या वो डोमेन बिल्कुल सही है, तो तुम इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि ये वेबसाइट, ये जो लिंक है वो मुझे बस अमेजोन की वेबसाइट पे लेके जाएगी। पर अगर ऐसा हो गया कि अमेजोन के स्पेलिंग में कुछ गलत है, या फिर amazon.xyz है, देखो दो चीजें, एक नेम और एक डोमेन। डोमेन क्या होता है, .com.in, है ना। अगर .com है, .in है, amazon.com है या .in है, तो इसका मतलब वो अमेजोन का ही है। और .xyz, .abc अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि वो एक फर्जी लिंक है और उस पर तुम्हें क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डोमेन को चेक करना। तो किसी भी लिंक पे जाने से पहले या फिर जाने के बाद, कुछ भी डेटा इंटर करने से पहले, या फिर कोई चीज डाउनलोड करने से पहले, कोई चीज इंस्टॉल करने से पहले, उसका डोमेन आप चेक कर सकते हो। उसके लिए बस आप उसके जो ऊपर जो ब्राउजर में लाइन आती है जहां पर एड्रेस बार होता है, उसमें जाके अब उस लिंक को एक बार स्टार्ट से पढ़ लो, पहले स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट उसके डोमेन तक। और डोमेन सही है, ठीक है। अमेजोन में अमेजोन के स्पेलिंग में ओ की जगह ए डाल दिया, या फिर कुछ एन डबल लिख दिया, कुछ ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है ना, तो मतलब वो फेक है। दूसरी है कि अगर शॉर्ट लिंक है, शॉर्ट यूआरएल है, तो देखो ऑनलाइन साइट्स आती है जिसमें वो शॉर्ट यूआरएल चेक कर करके वहां पे जाओ, वहां पे वो पेस्ट करो लिंक को, फिर वो उसका लॉन्ग लिंक मिल जाता है, या फिर उसको किसी ऐसी जगह पे ओपन करो जो तुम्हें सिक्योर लगता है, ठीक है। चेक कर लिया करो बस। कोई भी लिंक पे जाने के बाद उस चीज जगह से डाउनलोड, इंस्टॉल या फिर डेटा इंसर्ट करने से पहले उसका डोमेन हमेशा चेक कर लेना चाहिए। और कभी भी देखो, वो क्या कहते हैं कि बस 30 सेकंड बचे इस ऑफर के लिए, 1 मिनट के अंदर, ऐसी कंडीशन में तो हर हजार बार, क्योंकि हम बहुत जल्दी कर देते हैं, हम चीजों का ध्यान नहीं रखते और हम अपना डेटा दे देते हैं। कई बार हम अपनी बैंकिंग डिटेल्स गलती से शेयर कर देते हैं, जो बाद में जाके हमारे खिलाफ यूज होता है, और कई बार लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तो लिंक्स को ऑथेंटिकेट करने का एक ही तरीका डोमेन नेम, उसको छोड़ के कोई और दूसरा तरीका नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अभी वैभव पूछ रहे हैं सर, ऐप और वेबसाइट में से क्या यूज करना सेफ होता है। ठीक है, देखो ऐप ज्यादा सेफ क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप कोई ऐप प्ले स्टोर से लेते हो ना, तो प्ले स्टोर उस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि ये सेफ है। देखो, आपको अभी तो शायद गूगल अलाउ भी नहीं करता थर्ड पार्टी से इंस्टॉल किया हुआ ऐप को। पहले क्या करता था शायद। तो ऐप डेफिनेटली ज्यादा सिक्योर होते हैं किसी भी वेबसाइट के। कई बार क्या हो सकता है कि आपके ब्राउजर को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बट मोस्टली एप्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। तो एप्स को आप कभी प्रेफर कर सकते हो, जैसे बैंकिंग एप्स हो गए, आप क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के एप्स हो गए, तो एप्स थोड़े बेटर होते हैं। अगर आपको वेबसाइट पे भी देखो, अगर तुम अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगे तो वो रिडायरेक्ट कर देता है तुम्हें ऐप के ऊपर, है ना। तो वो भी देख लिया करो, अगर रिडायरेक्ट कर रहा है मतलब वो लेजिट लिंक है। अगर कोई तुम्हें रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस बात पर तुम्हें 2 बार सोच लेना चाहिए कि ये सही लिंक है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो आपको ऐप पर ही डायरेक्ट कर देता है। तो ऐप ऐप डेफिनेटली बेटर है। ओके, थैंक यू संकेत सर। और आज के सेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो थैंक्स अ लॉट थैंक संकेत, यू। और थैंक यू आनंद। और हम इसका पार्ट 2 भी रखेंगे, और हाँ, उसका हम आपको डेट और वो ग्रुप में बता देंगे जब भी होगा। नेक्स्ट वीक नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या उसके बाद में होगा। उसके लिए आप अपने क्वेश्चंस भी तैयार रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अगर आप एडवांस में देंगे तो विल फॉरवर्ड इट टू संकेत। थैंक यू संकेत, थैंक यू आनंद, एंड थैंक थैंक्स। यू संकेत। थैंक यू मैम। Okay, Thank you thank you everyone. everybody for joining. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir.
सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने टाइप किया था। आप पूछ लो, आपका टाइम है। बताइए बताइए। सर ट्रू कॉलर तो मतलब ट्रू कॉलर बहुत सारी परमिशंस लेता है हमसे, तो ट्रू कॉलर तो यूज नहीं करना चाहिए, बट इसके मतलब ऑप्शन में कोई ऐप आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ देखो वैभव, यूज क्या है ना, यूज ही मत करो हाँ देखो, इस ऐसी कोई बात नहीं है, यूज ना करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एक ऐसी स्कीम लाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो आपको नेम शो करेगा नंबर के साथ। ओके, तो और ये शायद 1 साल के अंदर आ जाएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने हाँ। गूगल पे के कस्टमर केयर में कॉल किया था, हम्म, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा क्या आपके फोन में ट्रू कॉलर है या नहीं है। हम्म। तो वो है ट्रू कॉलर नहीं आप यूज करिए, और दूसरा चीज नहीं, या अभी यूज ही मत करिए, जब भारत सरकार का आएगा तब करिएगा। जी जरूर, अगर आपको ये नहीं, एक सेकेंड, बिकॉज आई एम यूजिंग ट्रू कॉलर, तो उसमें नुकसान क्या है संकेत एंड आनंद? मैम, ठीक है आनंद, आपको बात करना। हाँ सर, हाँ। मैम यूज वैसे नुकसान तो कुछ खास है नहीं। ये एक स्वीडन कंपनी है, स्वीडन की। ये एक्चुअली आप ही से डेटा लेके आपको बेचती है। ओके। तो जो आप जब इसको परमिशन देते हो ना, हाँ तो हाँ आपके जितने सेव्ड नंबर्स है वो सारा डेटा वो ले लेते हैं और हाँ। उसी को दूसरों को शो करते हैं। अच्छा, नहीं, वैभव का क्वेश्चन है कि ट्रू कॉलर टेक many permissions from us, so I do not use it. What Truecaller kind तो, of permission you're talking about, वैभव? जी मतलब वो बिकॉज मैं सेलेक्टेड देती हूँ, मैं हर चीज पे हाँ नहीं करती उनको। मैम मैंने एक बार मतलब ट्राई किया था, मैंने स्टोर किया था, उस टाइम पे मुझे मेरे पास अननोन कॉल्स आने लगे और अननोन मैसेजेस भी आने लगे ओटीपी से रिलेटेड, स्विगी वगैरह ऐप्स के। उसके बाद फिर मैंने नहीं, आपका अगर कोई इसमें बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो हो सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, मे बी की कुछ है। तो आई थिंक आनंद की सलाह अच्छी है कि आप संकेत ने जो बताया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसका इसके सब्स्टिट्यूट का वेट करिए, क्योंकि कोई बहुत इतना ज्यादा वैभव, मतलब आप मुझे एक बताइए कि आपको बहुत सारे ओटीपी बहुत कम टाइम में आ रहे थे क्या? यस सर, मतलब 5 मिनट में ही लगभग 5-10 मैसेजेस आ गए और 5-10 कॉल भी आ गए। कॉल किसने रिसीव किए या नहीं किए थे? लाइक रिसीव मैंने नहीं किए, मैंने कट कर दिए। ओके, देखो मोस्टली मुझे क्या लग रहा है ना, ये एक प्रैंक किया होगा किसी ने आपके साथ। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू ये किया जाता है। और सर मैंने जैसे ही अनइंस्टॉल किया तो ये कॉल्स आना भी बंद हो गए और ओटीपी आना भी बंद हो गए। इंस्टॉल किया तो स्टार्ट हो गए और अनइंस्टॉल किया तो बंद हो गए। जी देखो, मोस्टली क्या है ना, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम देता है। बस आप इसको डिफॉल्ट मत करो। जो डिफॉल्ट डायलर होता है ना, और डिफॉल्ट मैसेंजर है, इसकी परमिशन वो मांगता है। आनंद सही है ना? वो इसको करेक्ट मत दो। करेक्ट, मेरा भी डिफॉल्ट। नो, हाँ आई डोंट यूज। हाँ, तो वो दो ही मत आप। वो आप उसका जो एंड्रॉयड का आता है वही यूज करो। और अगर आपको ये किसी अननोन पर्सन के बारे में जानने के लिए यूज करना है ना, तो बस इसको इंस्टॉल करो, इसको कोई भी परमिशन मत दो एक्सेप्ट आपके कॉन्टैक्ट के। ओके, ओके सर। इसको क्या कहते हैं, ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज करो, बाकी चीज के लिए मत करो। मोस्टली इसका सब्स्टिट्यूट है ना 6 से 1 साल में आ जाएगा, तो ये कोई ज्यादा रहेगा नहीं इसमें। ओके सर। मोस्टली अगर आपका जरूरत नहीं है तो मत ही करो। ओके सर, वेरी थैंक्स। हाँ, और तुमने क्या सही जगह से इंस्टॉल किया था वो, प्ले स्टोर से? यस सर। फिर तो ये नहीं होना चाहिए था, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चंस? नो सर, थैंक्स। ओके, ओके, थैंक यू संकेत सर फॉर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी सर। यस नीरज, पूछो। हाँ, बस थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता था, जैसे ये क्वेश्चन पूछना था, चलो अब नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप कहाँ से करते हैं? ये मुझे ऑप्शन मिला नहीं इसमें। अच्छा, जो है आपको मैसेज करने का ऑप्शन नहीं मिला? हाँ, मीट पर जो है। चैट चैट विद करके एक ऑप्शन है, देखिए। हाँ जी, चैट विद इसमें एवरीवन करके एक ऑप्शन है इन कॉल मैसेज।
अच्छा, इसमें तो चैट नहीं, सॉरी, रेज हैंड और मोर कंट्रोल, टर्न जी नहीं माइक्रोफोन ऑन, वो राइट साइड के बार में, राइट साइड में, राइट साइड हाँ में। जी, हाँ जी, मोर कंट्रोल्स में मोर कंट्रोल्स में। इन कॉल मैसेजेस। इनको मोर कंट्रोल को ओपन करने के बाद आएगा मतलब? हाँ जी, मोर कंट्रोल आप ओपन करिए, उसके बाद इन कॉल मैसेजेस। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। एक क्वेश्चन सर मेरा भी है, सॉरी थोड़ा पूछिए टाइम मैम, आप पूछिए मैम। सर। ये वाईफाई जो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे होते हैं और जो ब्लूटूथ एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं, क्या इनसे भी हमारे डाटा हैक होने का रिस्क है? यस मैम, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है जी, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटीज हमें करनी है, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए मैम, जब हम किसी का नेटवर्क यूज करते हो ना बीच में, तो वो आपके नेटवर्क को बस पढ़ सकता है, आपके सिस्टम में क्या डेटा आ रहा है क्या जा रहा है वो देख सकता है, कोई मैनिपुलेट ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो जब आप किसी पब्लिक वाईफाई पे हो, कोई भी पब्लिक वाईफाई हो, ओके, जो आपका खुद का नहीं है, होम का नहीं है या ऐसा करके नहीं है, उस पे आप कोई भी सेंसिटिव वर्क मत करो। जैसे कि आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, किसी वेबसाइट का लॉगिन हो गया, किसी आपके सोशल मीडिया का लॉगिन हो गया, जो बहुत सेंसिटिव चीज है ना, वो परफॉर्म मत कीजिए। आप नॉर्मल चीज करिए, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस देख रही है कोई, दूसरा जैसा चीज करिए, तो वो डेटा मायने नहीं रखता, बट सेंसिटिव काम उस पर नहीं करना चाहिए। ओके। एक सर ये ब्लूटूथ का भी सुनते थे, और एक चार्जिंग पॉइंट में भी कोई अपना चार्जर दे देता है सिंपैथी वाइज। चार्जिंग पॉइंट्स के इशू क्या है कि सीधा आप अडेप्टर लगा लो, वो जो यूएसबी पिन आती है ना, वो कभी यूज मत करो। आपको यूएसबी पिन समझ में आता है, जो लैपटॉप में लगता है, जो चार्जर से निकालते हैं, जी वो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि आप इसमें लगा लो मेरे वाले में, जी तो वो कभी मत करो। कभी क्या होता है, उसके अंदर चिप होती है, जी सर। और वो चार्जिंग के साथ साथ आपके सिस्टम के अंदर वायरस भी डाल देते हैं। जी मोस्टली ये जो ट्रेन के जो चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं ना, उनमें भी ये चीज कभी कभी बार फिट की जाती है, या कई पब्लिक जगहों पे होती है। तो जहां पर आपको ऑप्शन है आपका स्विच लगाने का, जो पूरा अडेप्टर होता है, वो सिक्योर है, बट यूएसबी सिक्योर नहीं है। और एक ये ब्लूटूथ, जैसा कभी कोई अनजाने में ब्लूटूथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका ब्लूटूथ का एक्सेप्ट करने से, अगर जो आपका ईयरफोन का ब्लूटूथ होता है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं सर, जैसे कोई अननोन ब्लूटूथ, जैसे अपन अपना ब्लूटूथ अटैच कर रहे हैं और इंटेंशनली नहीं, अनजाने में अगर उस पर क्लिक हो जाता है, क्या हाँ, ऐसे में भी डाटा हैक होने का खतरा है? मोस्ट प्रोबेबली है, बट उतना नहीं है, क्योंकि ये लेगेसी हो चुका है कि ये बहुत कम होता है इस चीज का। वाईफाई को ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल, बट फिर भी वो गलती ना हो इसकी हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जी आप एक दरवाजा खोल देते हो ना अटैक के लिए। जी सर। डेटा किससे आता है? आपके इंटरनेट से, यूएसबी से, या वाईफाई, या फिर ब्लूटूथ से। जी सर। जिस चीज से आपके सिस्टम के कुछ अंदर आ सकता है, जो दरवाजे हैं, वो हमेशा सिक्योर रखने चाहिए, जी सर। क्योंकि चीज अंदर आने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। गवर्नमेंट ने अभी अवेयर किया था हम लोगों के लिए, मतलब मैंने न्यूज़ सुनी थी कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उधर अपना मोबाइल को चार्ज वगैरह ना करें, क्योंकि जो डेटा है वो लीक हो जाता है। तो वही हमको वही मैं आपको एक्सप्लेन कर किस रहा था। टाइप के चार्जर्स यूज करने चाहिए जिससे डेटा लीक ना हो? देखो, तुम्हारा जब चार्जर है ना, उससे देखो एक वायर निकलती है ना, पीछे कार्ड निकलता है, एक बड़ा जो सॉकेट होता है, जिसमें 3 पिन होती है, 3 पिन या फिर 2 पिन होती है, पता है ना? 3 पिन 2 पिन सर? अडेप्टर तो होता है, अडेप्टर बॉक्स होता है बड़ा वाला। एडेप्टर तो सर मुझे पता है, हाँ एडेप्टर हाँ एडेप्टर और कॉर्ड दो चीज रहती हैं हाँ, सर। तो अडेप्टर से डेटा हैक नहीं होता। ओके, अडेप्टर बस इलेक्ट्रिसिटी लेता है और देता है। ओके, और जो तुम्हारी कॉर्ड होती है, जो तुम्हारा यूएसबी कॉर्ड होता है ना, यस उससे सर। उससे हैक हो सकता है।
उसको तो यूज नहीं सर करना। तो सर यूएसबी कॉर्ड किस टाइप का यूज करना चाहिए हमको? देखो स्पेसिफिक कोड आते हैं जो डेटा ट्रांसफर नहीं कर, ठीक है। अगर तुम शॉप पे जाओगे ना और उनको बोलोगे कि ऐसा कोड दो जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करे, ना कि डेटा को, वो सस्ते में भी मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। ओके, ओके सर। अगर वैसा है तो वो ले लो, वो सही है। पर जिसमें से डेटा ट्रांसफर होता है वो कभी यूज नहीं करना चाहिए। ओके सर। किसी और का चार्जर भी यूज नहीं करना चाहिए। ओके, ओके क्योंकि उसमें भी चिप हो सकता है ना, अननोन पर्सन का चार्जर भी नहीं लेना चाहिए। ओके सर। ओके, थैंक यू संकेत सर, हमने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। कोई बात, जी, चलो, थैंक यू गुड नाइट। संकेत। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, Thanks. आपके टाइम के लिए बहुत थैंक यू NAB मेरिट।